जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम देखेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास क्या है और हमें इतिहास से क्या सीखने को मिलती है। प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, उस पर मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। धीरे धीरे करते हुए हम इतिहास के मॉडर्न इतिहास की तरफ बढ़ेंगे। तो ये देखिए, हम पढ़ते हैं जब प्राचीन इतिहास, तो प्राचीन इतिहास में कोई लिखित प्रमाण तो बहुत कम मिलते हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो विश्वास कर किए जाने वाला प्रमाण वो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। बस एलन मस्क जैसे लोग चंद्रमा पर बसने की बात कर रहे हैं, मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं, विशेष विशेष प्रकार के यान बनाए जा रहे हैं, विशेष प्रकार के यान बनाए जा रहे हैं। उस यानों की मदद से इसमें जाने की कोशिश किया जाएगा। एलन मस्क ने इसका ट्रायल भी कर लिया कि हम किस तरह मंगल पर जाएंगे। हैं, तो मंगल में करें, आदमी कम पड़ जाएंगे जब हम लोग मंगल पर जाएंगे, इतने आदमी बचेंगे ही नहीं। तो देखिए, भारत अभी तो इसमें भी जो हमने चंद्रयान 2 भेजा था, वो सक्सेसफुल लैंडिंग हो पाने में क्या हुआ, सफल नहीं हो पाया। तो फिर हम मंगल चंद्रयान भेजने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो एलन मस्क इसमें काफ़ी आगे है, चाँद पर जाने की बात कर रहा है, मंगल पर जाने की बात कर रहा है, फ्लाइट शुरू करने की बात कर रहा है। हाँ, तो आने वाली दुनिया देखिए कैसे कहाँ है। बहुत तरह उड़न तस्करियों की बात होती है कि अमेरिका में जो वहाँ नेवी के जो सैनिकों ने विशेष प्रकार के ये उड़न तस्करियों को अपने कैमरे में कैद किया है, और उनकी टेक्नोलॉजी ऐसे हाईटेक टेक्नोलॉजी से बने हैं कि इनकी फाइटर जेट उसका पीछा नहीं कर सकती, वो अदृश्य हो जाते हैं। तरह तरह के विशेष दावे किए गए हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि नासा जैसे स्पेस एजेंसी और जो टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी लेकर आती है, वो भी कहती है कि एलियन को लेकर के कुछ क्यों खामोश है, कुछ न कुछ जानकारी छिपाई जाती है। एलियन वास्तव में है कि नहीं, इसके प्रमाण के लिए देखिए पृथ्वी से बहुत सारे रेडियो सिग्नल छोड़े जाते हैं अंतरिक्ष में, ताकि कोई अगर दूसरे ग्रह पर मानव है तो उस रेडियो सिग्नल को पढ़ सके और हमसे कम्युनिकेशन स्थापित कर सके। अभी हाल ही में न्यूज आई कि जो इजराइल की मोसाद जो है खुफिया एजेंसी, वहाँ के जो हेड रिटायरमेंट थे, उन्होंने कहा कि बाकायदा जो है अमेरिका और अमेरिका के जो साइंटिस्ट हैं और एलियन के साथ समझौता हो रखा है, और अमेरिका उनको सीक्रेट रखा है, एलियन के साथ इनका समझौता हो रखा है। लेकिन वास्तव में ऐसा है कि नहीं, जानकारियाँ आती ही नहीं बाहर। इनके विशेष तरह के छिपाए जाने की बात की जाती है। एलियन है कि नहीं, इस विषय में अभी सस्पेंस बना हुआ है। वास्तव में देखिए, ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो कहीं ना कहीं इसमें दूसरे ग्रह पर जीवन होगा, जरूर होगा, लेकिन हम उस पर पहुंच नहीं पाते, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक ना हो सकता है वो हमें जानते हो हम पृथ्वी पर कहाँ हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता ना हो। और नासा वालों को हो तो हो सकता है वो छिपाने की बात कर रहे हो, बताते नहीं हो, ऐसी भी बात हो सकती है। तो ये तो प्राचीन इतिहास के बारे में देखेंगे। ये देखिए विशेष प्रकार की प्राचीन काल में देखिए ये मूर्तियाँ जो हुआ करती थी, तो क्या पत्थरों से काट के बनाई जाती थी। ये कैसे बनाई जाती थी, विशेष प्रकार के पत्थरों को काट दिया जाता था, उनसे मूर्तियों को बनाया जाता था। ये देखिए विशेष प्रकार के पत्थरों को काट के बनाया जाता था मूर्तियाँ। हाँ, तो ये देख सकते हैं ये कि ये बैलगाड़ी ही है। देखिए, तो इन्हीं की मूर्तियों के बारे में विशेष एनालिसिस किया जाएगा। ये हमारा आज का टॉपिक। भारतीय इतिहास को जानने के लिए, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 खंडों में डिवाइड कर दिया। वो 3 खंड कौन है? एक है प्रागैतिहासिक काल, जो मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, यानी लिपि का विकास नहीं हुई थी, और लेकिन जो भी हमें प्रमाण मिलता है प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल का, वो हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिल पाते हैं, क्योंकि उनकी लिपि के ज्ञान नहीं था। इस काल के मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था। आदि ऐतिहासिक काल का मानव लिपि का ज्ञान था, वो लिखना जानता था, पढ़ना जानता था, लेकिन उसकी लिपि ऐसी है कि अभी तक हम उसे पढ़ने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। यानी आदि ऐतिहासिक काल का मानव लिखना जानता था, लेकिन उसकी लिपि हम उसके लिपि को अभी पढ़ने में सक्सेसफुल नहीं हो सके, यानी सफलता नहीं प्राप्त कर सके। ये आदि ऐतिहासिक काल का है। और ऐतिहासिक काल का मानव क्या है, लिपि का विकास हुआ था, इसे पढ़ना भी जानता है, लिखना भी जानता है,
और हम इसके लिपि को पढ़ भी लिए हैं, पढ़ने में कामयाबी भी हासिल कर ली है। ऐतिहासिक काल जो लिखित प्रमाण है, इसका लिखित प्रमाण है, लेकिन हम पढ़ने में कामयाबी नहीं हुए हैं। आज ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य है और उसमें पढ़ने में हमें कामयाबी भी मिली है, उस ये ऐतिहासिक काल होता है। इसका कल का मानव लिपि का विकास हुआ नहीं तो पढ़ेंगे क्या, लेकिन इसका पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, इसका भी पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, यहाँ भी पुरातात्विक साक्ष्य मिलेगा। नहीं, सबसे जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है वो पुरातात्विक साक्ष्य ही है। हमें प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर के या आधुनिक काल, मतलब ऐतिहासिक काल की खबरों को बताने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब पुरातात्विक साक्ष्य क्या होगा, पुरातात्विक साक्ष्य कभी इसका एक सेशन करेंगे डिटेल, उसको बताया जाएगा कि जो जैसे जो मिट्टी में दबे होते हैं, जो विशेष प्रकार के जैसे मूर्तियां हो गई, आभूषण हो गए, हड्डियां हो गई, इस तरह के पुरातात्विक साक्ष्य में आता है। और इनका पुरातत्वविदों ने उसका अनुमान लगाते हैं, कार्बन 14 हो गया, विभिन्न टेक्नोलॉजी हो गई है, तो इस तरह से हम उसका पता लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना है। अब हम आ जाते हैं अपने इस सेशन पे, ये देखिए। अब आते हैं प्रागैतिहासिक काल, देखते हैं क्या है प्रागैतिहासिक काल। मैं इसको जूम कर लेता हूँ प्रागैतिहासिक काल के बारे में। देखिए प्रागैतिहासिक काल, इसको जूम कर लिया मैंने। प्रागैतिहासिक काल का मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, उसको लिपि का ज्ञान था नहीं, तो इसको प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 खंडों में डिवाइड कर दिया। पहले खंड का नाम क्या है, पूरा पाषाण काल, दूसरे का नाम है मध्य पाषाण काल, और तीसरे का नाम है नव पाषाण काल। आप कहेंगे पूरा पाषाण काल अज्ञात काल, मैंने ज्ञात नहीं है, पूरा पाषाण काल मानव पृथ्वी पर कब से है एकदम एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व इस मानव पर होने का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। लेकिन अज्ञात काल यानी किस काल से मानव रह रहा है उसका विजन नहीं मिला, लेकिन अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व पाषाण काल का संज्ञा दिया है। पूरा पाषाण काल, पाषाण काल का अर्थ कहें तो पूरा पत्थर का ही उनके जीवन था, गुफाओं में रहते थे, पत्थरों बड़े बड़े पत्थरों से जानवरों का शिकार करके खाते थे, मतलब वो पत्थरों के इर्द गिर्द उनका जीवन रहा है। उसी से शिकार करते, पत्थर उनके जीवन में एक विशेष प्रकार का मतलब मददगार था शिकार करने के लिए। वो मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल 800 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक ये क्या था, मध्य पाषाण काल था। और नव पाषाण काल, जिसमें अग्नि की खोज होती है, सबसे बड़ी खोज, वो 4000 ईसा पूर्व से 2000 मतलब 2500 ईसा पूर्व तक ये क्या होता है, ये नव पाषाण काल होता है। अब आते हैं आप देखिए नव पाषाण काल हो गया। नहीं, अब इसको आते हैं, इसको डिटेल देखेंगे जब हम उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। अभी हिस्ट्री के बारे में आपको ओवरव्यू बता रहे हैं बस। आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल को कितने अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ये जूम करेंगे तो छोटा हो जाएगा, देख सकते हैं। आदि ऐतिहासिक काल को अध्ययन की सुविधा के लिए इसे भी दो आदि ऐतिहासिक काल ही है। आदि ऐतिहासिक काल, इसको अध्ययन की सुविधा के लिए 2 कालखंडों में डिवाइड किया गया है। पहला सिंधु घाटी सभ्यता जो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, और वैदिक सभ्यता जो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। अभी देखेंगे 2500 से 1750 कहीं कहीं दिया है, लूसेंट में ये दिया है, मतलब 1750 दिया है। तो इसका मतलब एक्चुअल डाटा जो कार्बन डेटिंग है, और मतलब कार्बन डेटिंग से जो पता करते हैं और विशेष प्रकार की जो इन्होंने पता किया है वो 1750 है, 2500 से लेकर 1750 तक। लेकिन कहीं कहीं 1500 एनसीईआरटी में देखेंगे तो 1500 ईस्वी तक दिया है, 1500 ईसा पूर्व तक, यानी 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक। अब 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अब कंपटीशन एग्जाम में आपके आता है 1750 नहीं है, यानी दिया है जो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व दिया है, और 1750 नहीं दिया तो यही मारिए, अगर 1750 दिया तो वो मारिए। हाँ, तो अभी यहाँ देख सकते हैं, मतलब इसको अध्ययन की सुविधा के लिए आदि ऐतिहासिक काल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर किस तरह से
चीजें बदलेगी। आदि ऐतिहासिक काल में ही है। अब आदि ऐतिहासिक काल में आगे बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता तो जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? ये दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता मानी जाती है। इसकी सभ्यता के समकालीन क्या था? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, दजला मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, और जानते हैं नील नदी की सभ्यता इसी सभ्यता के समकालीन थे। सिंधु घाटी सभ्यता को लोग मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों से व्यापार करते थे, इसका लोथल में प्रमाण भी मिला है। हाँ, तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे नगरीय थी, सबसे उन्नत थी। झूठे में अंग्रेज कहते हैं कि भारत का हम लोगों ने विकास किया। हमारा भारत तो आदिकाल से ही विकसित था। जो सिंधु घाटी सभ्यता से इसका प्रमाण मिलता है कि किस तरह पक्की ईंटों के मकान बने थे, किस तरह स्नानगार मिले हैं, विशाल स्नानगार मिले हैं, पक्की ईंटों की इमारतें मिली है, नालियों का समायोजन, रोडों का स्ट्रक्चर देख करके तो हमारा आदिकाल आदिकाल मतलब हम आदिकाल से ही डेवलप थे। अंग्रेज झूठे में अपना ये डांगा पीटते हैं दुनिया में कि भारत को हमने गुलाम नहीं किया, हमने उसका विकास किया है, भारत में जाकर हमने उन लोगों को रहना सिखाया है। अरे उससे पहले हम लोग खुद से डेवलप थे। हमारा सभ्यताएं कहती हैं, हमारी प्राचीन सभ्यताएं कहती हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता को पुनः खोज किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल आज भी क्या हो रहे हैं, आज भी नए नए स्थल मिल रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में ये सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को दबा दिया गया। और आज खो धौलावीरा देखिए, एक नया इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अभी बढ़ता ही जा रहा है और आगे बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में बहुत बड़ी थी। जब खोज हुई थी, अंग्रेजों ने इसके महत्व को उतना नहीं दिया जितना दिया जाना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ों को स्केप किया है, बहुत सारी पुरातन चीज़ों को उन्होंने स्केप कर दिया होगा अपने अनुसार, ताकि अपने आप को भारत को दिखा सके कि हम लोग गुलाम के लिए न, अपने लाभ के लिए, भारतीयों के लाभ के लिए भी काम किया है, भारतीयों के विकास के लिए काम किया है। ऐसा बोलने में उनको बाधा ना आए, इसलिए इसको प्राथमिक साक्ष्यों को छिपाने की कोशिश की गई है। अब आते हैं वैदिक, ये क्या है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को अध्ययन की सुविधा के लिए हम कितने भागों में बांट सकते हैं? दो। अध्ययन की सुविधा के लिए इसे दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, बात दी। वैदिक सभ्यता कहाँ थी? 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। ये वैदिक सभ्यता को अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और ऋग्वैदिक काल यानी भारत का सबसे प्राचीनतम वेद पूछ दे तो ऋग्वैदिक काल इस कब से कब तक था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो समय था वो ऋग्वैदिक काल का समय था। उस काल का मानो, उस काल के लोग क्या थे? जातिवाद नहीं थी, जाति व्यवस्था थी ही नहीं, यानी वर्ण व्यवस्था थी। क्या थी? वर्ण व्यवस्था जाति के आधार पर नहीं थी, कर्म के आधार पर थी। अगर मान लीजिए एक ही घर में पंडित भी हो जाते थे, एक ही घर में छत्री, यानी जो जैसा काम करता था। यदि हम लड़ाई का काम करेंगे, एक ही परिवार के सदस्य हैं तो हम छत्री कहलाएंगे। अगर एक ही परिवार का सदस्य वो पढ़ने में ठीक ठाक है तो पंडित कहलाता था। यानी ये बंटवारा ये कर्म के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर था। ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी, न कि जन्म के आधार पर। तो ऋग्वैदिक सभ्यता की सबसे बड़ी देन है गायत्री मंत्र की। गायत्री मंत्र ऋग्वैदिक काल से ही लिया गया है। ऋग्वैदिक काल सबसे प्राचीन वैदिक काल है। सबसे प्राचीन वेद अगर पूछे तो ऋग्वेद इसी के समय में रचना किया गया था। तो आएंगे कभी इसके पर डिटेल चर्चा करेंगे, अभी केवल एक स्ट्रक्चर ओवरव्यू देंगे किस तरह हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की एंट्री हो जाती है। कहा जाता है कि मध्य एशिया से आर्य भारत में आते हैं। आर्य भारत में आते ही क्या करते हैं? जो यहाँ की आर्यों कब आए? 1000, देखिए जब वैदिक काल का समय पीरियड खत्म होता है 1000 ईस्वी से, तो वही 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आर्यों की एंट्री होती है। उस समय आते, ये नहीं कि एक दिन में होगा, धीरे धीरे वो आए होंगे, 200 साल लगा होगा, 100 साल, धीरे धीरे उनका तो एक कालखंड मान लिया गया। जब अंतर ज़्यादा दिखने लगता है तो उसको हम यहाँ से मान लेते हैं। ये नहीं जो इतना भी चाहते हूँ इतना में ये काल आ गया, ऐसे नहीं, वो एक संक्रमण काल चलता है बीच में। तो उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में
उत्तर वैदिक काल में आर्यों की एंट्री होती है। आर्यों ने सबसे पहले क्या किया, जो हमारा क्या था वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर था, यानी कर्म के आधार पर था, इन्होंने क्या कर दिया, जन्म के आधार पर कर दिया। यानी अगर क्षत्रिय के घर में यानी पंडित के घर में बच्चा जन्म लेगा तो पंडित ही कहलाएगा, भले ही वो क्या बकरा खाए मांस खाए, वो पंडित ही कहलाएगा, उसको मान दिएगा। भले ही वो वेद ना पढ़े, पुकार खाए, शराब पी, दारू पी, तभी उसको क्या कहा जाएगा, पंडित ही कहलाएगा। यानी वर्ण व्यवस्था में ही सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलता है। जो वैदिक काल के आर्यों की एंट्री होती है, आर्यों ने विशेष प्रकार के जंगल वाले देवता, घरों में रहने वाले देवता लेकर आए और इन लोगों को लुभाने का काम किया। और जो कर्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था थी, उन्होंने क्या कर दिया, जन्म के आधार पर कर दिया। यानी अगर वैश्य वैश्य के घर में जन्म लिया तो वैश्य कहलाएगा। अगर वो क्षत्रिय क्षत्रिय के घर में जन्म लिया, भले ही लड़ाई न करे, लेकिन वो भी भले ही वो पढ़ने में जितना मतलब ज्ञानवान हो, कभी भी वो पंडित नहीं कहलाएगा, वो क्षत्रिय ही कहलाएगा। क्षुद्र के घर में अगर बच्चा जन्म ले लिया तो क्षुद्र ही कहलाएगा, पंडित नहीं कहलाएगा, भले ही वो पढ़ाई में पीएचडी कर रखा हो। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था में बांट दिया गया। अब आते हैं, अब इन्होंने क्या किया, वैदिक काल। वैदिक काल जानेंगे जब इसके आएंगे डिटेल एनालिसिस में तो बताएंगे, तो केवल इसको ओवरव्यू ले रहे हैं। अब देखिए, अब आते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में आते हैं, देखिए ऐतिहासिक काल ही है। ऐतिहासिक काल में जब आते हैं जहाँ से लिखित साक्ष्य मिलना चालू हो गया, ऐतिहासिक ये क्या है, जब लिखित साक्ष्य मिलना चालू हो गया, यहाँ देखिए ये क्या है, यही हमारा ऐतिहासिक काल, जहाँ से क्या हो गया, जहाँ से हमें ये मतलब मिलना चालू हो गया, लिखित प्रमाण मिलना चालू हो गया, यहाँ से लिखित प्रमाण मिलना चालू हो गया है। देखिए लिखित प्रमाण है, इसमें लिखित प्रमाण मिलना चालू हो गया। प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास देखिए 600 ईसा पूर्व से 1712 ईस्वी तक ये प्राचीन इतिहास काल है। प्राचीन इतिहास में क्या आएगा, जैसे मान लीजिए प्राचीन इतिहास में, अब देखिए ये वैदिक काल में क्या हुआ, इन्होंने क्या किया था, जो कर्म के आधार पर व्यवस्था थी, जन्म के आधार पर कर दिया, तो जन्म के आधार पर करना बुराइयां हैं, उसमें समाज में बहुत सारी बुराइयां आ जाएंगी। उन बुराइयों को दूर करने के लिए प्राचीन काल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म आ जाएंगे, उन बुराइयों को तोड़ने में लग जाएंगे, उन बुराइयों को खूब तोड़ेंगे। उसके बाद से आर्य क्या करेंगे, ये करेंगे, हाँ बौद्ध धर्म में विष्णु के अवतार है, उनको उसको अवतार बता करके आर्य उसको भी अपने ही में ही समाहित कर लेंगे, यानी अपने ही मतलब उसको हिंदू देवी देवता बना के अपने में ही समाहित कर लेते हैं। तो इसमें एक्सपर्ट थे इस मामले में। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ होगा प्राचीन प्राचीन भारत का इतिहास 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। अब 712 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया, प्राचीन प्राचीन समय था, प्राचीन भारत का इतिहास लिखा गया, जो 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। और उसमें लिखित साक्ष्य मिले, एविडेंस मिले, लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिले हैं। उसके बाद मध्यकालीन क्या आएगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 से 1707 ईस्वी तक आएगा। उसमें अभी देखेंगे धीरे धीरे, इसी में वास्को डी गामा 1498 पहला पुर्तगाली भारत आएगा और मार्ग खोज कर यूरोप से भारत का मार्ग खोज कर देगा। उसके बाद कुछ में लड़ाइयाँ होंगी, अंग्रेज जीतेंगे, फिर भारत में आ जाएंगे, ये सब भी इसको चर्चा करेंगे। पहले ये देखते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में देखिए, पहले प्राचीन भारत में महाजन काल पढ़ेंगे, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी 600 ईसा पूर्व के बाद आएंगे तो क्या हो गई, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मैंने भी क्या 16 महाजन पद जानते हैं, जिसमें मगध सबसे बड़ा साम्राज्य था। तो 16 महाजन पदों के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से एनालिसिस करेंगे। उसके बाद से अब आ जाएगा मगध साम्राज्य में अब देख सकते हैं 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व 300 ईसा पूर्व ये मगध साम्राज्य था। उसके बाद से आ जाएंगे मौर्य। अब देखिए इसी में क्या होगा,
बौद्ध धर्म जैन धर्म की एंट्री भी तो हो जाएगी उन बुराइयों को उखाड़ फेंकने के लिए। और जो भी जिस समाज में ऋग्वैदिक देखिए इसमें जो भी समाज के लोग दबे कुचले लोग थे इस धर्म में बहुत मतलब अपने आप को समाज में जीने का कोई एक तरीका ही नहीं था, इनको दबा के रखा जाता था, तो तुरंत फटाफट बौद्ध धर्म को ज्वाइन करते गए। जो वहाँ ये नहीं है क्षुद्र ही नहीं ज्वाइन किए, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सभी आ गए इसमें। बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैलने लगा, राजाओं का संरक्षण मिलने लगा। जानते हैं अशोक मौर्य ने भी उसका बौद्ध धर्म का संरक्षण किया, बहुत राजाओं का संरक्षण मिला, बौद्ध धर्म विदेशों तक फैला। यही कारण कि भारत में बौद्ध धर्म उतना फैल नहीं पाया लेकिन विदेशों में बहुत फैला, जैसे चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, इसमें बौद्ध धर्म बहुत फैला फूला विकसित हुआ। उसके बाद आ जाएगा आपका, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, अभी केवल ओवरव्यू देख रहे हैं किस तरह पढ़ेंगे आप। और उसके बाद आ जाएंगे मौर्य साम्राज्य। प्राचीन काल में क्या आ जाएगा, मौर्य साम्राज्य आ जाएगा। मौर्य साम्राज्य आएगा। मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व से 1084 ईसा पूर्व एवं संगम काल चेर पांडे चोल, यानी चेर आ जाएंगे, चेर आएंगे यहाँ पर, पांडे और चोल ही आ जाएंगे इसमें मौर्य काल में ही। तो देखेंगे मौर्य साम्राज्य में जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंक करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। और उसी समय सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में जानते हैं सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करता है। पोरस के साथ भीषण युद्ध होता है, पोरस हार जाता है लेकिन बहुत बहादुरी से मुकाबला करता है। झेलम नदी को पार करने की बजाय वो भारत में झेलम नदी का तट हाइडे स्पीच के नाम से भी जाना जाता है, जो पोरस ने बहुत बहादुरी के साथ उसका मुकाबला किया। और उस युद्ध के बाद एक ही युद्ध लड़ा और वहीं से क्या हो गया, सिकंदर वापस लौट जाता है। भारत के दक्षिणी भागों तक नहीं बढ़ता, भारत में उससे आगे तक बढ़ने की साहस नहीं रह जाता, सारे सैनिक थक जाते हैं, डर जाते हैं और वहीं से वापस हो जाते हैं। तो उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके जानते हैं कि सिकंदर की सेना भी ज्वाइन करवाया था चाणक्य ने, ताकि अंदर ही अंदर चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर की सेना के बीच के जितने राज है जान सके। और बहुत ही चतुर नीति का पालन करते हुए, चाणक्य अपनी नीतियों का पालन करते हुए ऐसा किया था, ताकि उसमें सैनिकों को फोड़कर घनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंका जाए। तो उन्होंने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंक मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो इसका मौर्य काल कब तक, 323 ईसा पूर्व से 1184 ईसा पूर्व तक था। उसी में आपके साउथ में आ जाएंगे संगम काल आ जाएंगे, संगम काल में ये चेर आ जाएंगे, पांडे आ जाएंगे और चोल आ जाएंगे। आप देखेंगे मौर्योत्तर काल, मौर्य काल के बाद मौर्य काल के बाद आएगा मौर्योत्तर काल। ये 1184 ईसा पूर्व से 313 ईसा ईस्वी तक, यानी इसी में आ जाएगा ईस्वी। अब देखिए यही देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो घनानंद होगा और चंद्रगुप्त मौर्य जो होंगे वो किस पीरियड में होंगे, तो वो पीरियड उनका होगा ईसा पूर्व। लेकिन जैसे मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल आएगा, उसमें 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी आ जाएगा। उसके बाद ये जितना गुप्त साम्राज्य आएगा, गुप्त साम्राज्य में भी ईस्वी चलेगी, 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक गुप्त काल था। उसके बाद से हर्षवर्धन काल आ जाएगा, 606 ईसा पूर्व से 647 ईसा पूर्व, ईसा नहीं ईस्वी चलेगा यहाँ, 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक ये हर्षवर्धन काल आएगा। इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे जब इसको पढ़ेंगे। अब आते हैं युग, आप देखते हैं मध्यकालीन, ये तो प्राचीन भारत के बारे में पढ़ रहे थे, अब आते हैं हम प्राचीन पर पढ़ते हैं। ये देखिए मध्यकालीन भारत, ये मध्यकालीन भारत है। देखेंगे मध्यकालीन भारत में आप यहाँ देखेंगे पूर्व मध्यकालीन, ये क्या है, पूर्व मध्यकालीन है। पूर्व मध्यकालीन 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में आ जाएगा, जिसमें उत्तर भारत में राजपूत आ जाएंगे, पाल आ जाएंगे और गुर्जर प्रतिहार आ जाएंगे। ये दक्कन हो जाएगा,
दक्कन आएगा, फिर चालुक्य आ जाएगा, पल्लव, राष्ट्रकूट आ जाएंगे। दक्षिण भारत में चेर, चोल और शाही चोल आ जाएंगे 9वीं से 12वीं शताब्दी में। उसको उत्तर मध्यकालीन के बारे में आ जाएंगे। उत्तर मध्यकालीन के बारे में क्या आ जाएगा? उत्तर मध्यकालीन भारत आ जाएगा। उत्तर मध्यकालीन भारत में आपका क्या आ जाएगा? उत्तर मध्यकालीन भारत में 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक उत्तर भारत दिल्ली सल्तनत में आ जाएगा। गुलाम वंश आ जाएगा, चौहान वंश आ जाएगा। दक्कन देखेंगे, दक्कन में विजयनगर साम्राज्य आ जाएगा। विजयनगर महाबनी। और दक्षिण जानते हैं। उसके बाद दक्षिण भारत में चेर आ जाएगा। देवगिरी के यादवों का इतिहास आ जाएगा। वारंगल के कातिकी राज्य के बारे में आ जाएगा। द्वार समुद्र के होयसाल भी आ जाएंगे। इसके बारे में ये पढ़ेंगे। उसके बाद ये पढ़ने के बाद हम लोग क्या आ जाएंगे? अपनी आधुनिक भारत पर आ जाएंगे। ये तो है आधुनिक भारत को पढ़ेंगे। 1700 आधुनिक भारत 1707 ईस्वी से 15 अगस्त 1947 के बारे में पढ़ेंगे। ये देखेंगे कि किस तरह वो 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाल से वो पहला पुर्तगाली था जो केप कोमोरिन होते हुए आशांतरित होते हुए वो आता साउथ अफ्रीका है। मान लीजिए साउथ अफ्रीका के यहाँ केप कोमोरिन से होते हुए धीरे धीरे क्या होता है आ जाता है भारत में आ जाता है। भारत में कहाँ आता है? गोवा में कालीकट नामक स्थान पाता है जहाँ पर जिमोरिन नामक राजा ने उसका भव्य स्वागत करते हैं। और यहाँ से जब ये व्यापार करके ले जाता है तो वहाँ पर यूरोप में पुर्तगाल में इसके सामानों का 60 गुना लाभ कमाता है। इसे देखकर यूरोप के सारे कंट्री भारत से लालायित हो जाते हैं व्यापार करने के लिए। भारत में व्यापार करने के लिए सारे कंट्रियों में होड़ मच जाती है जिसमें क्या आते हैं जिसमें पुर्तगाली डच और अंग्रेज हैं ये इसमें सब आ जाते हैं और इससे व्यापार फ्रांसीसी आते हैं और इनमें युद्ध छिड़ जाता है। वाटर पॉलिसी अपनाते हैं, युद्ध छिड़ जाता है और युद्ध में अंग्रेज विजय प्राप्त कर लेते हैं। 1757 और 1764 युद्ध के बाद अंग्रेजों का पूरे भारत में वर्चस्व बढ़ जाता है और पूरे भारत में अस्थायी शासन बना के भारत पर राज करने लगते हैं। 1600 में जानते हैं इसी के लिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और धीरे धीरे पूरे भारत को अपने जाल में फंसा ले गए। भारत में आज़ादी करने के लिए विशेष प्रकार के आंदोलन चलाए गए और फाइनली 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। इसको बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। जय हिंद।